कैंडिड इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज आप लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव का पहला रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, तो आप पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव का रूल पढ़ने चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा रूल? इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल पढ़ने चल रहे हैं। पहला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में सबसे पहले अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, क्या अगर वाक्य के प्रारंभ में रहेगा तो रूल हो जाएगा डू या डज। सबसे पहले डू या डज, इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट अगर दिया गया तो उसे रखेंगे। इसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो बाकी शब्दावलियों को लास्ट में लगा करके इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलना है, इंट्रोगेशन मार्क भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट और अदर। ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में ही सी इट होता है, सेंटेंस में ही होगा, सी होगा, इट रहेगा, या सिंगुलर नाउन रहेगा, तो इसके सबके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, DOES, तब डज लगेगा, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आई होगा, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन अगर आएगा तो ध्यान रखना है इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ये दो बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, खास तौर से जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या? डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट, अदर। कभी भी ध्यान रखिए कि जब डू या डज का प्रयोग किया जाता, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, तब वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इस बात को बखूबी ध्यान रखिएगा। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, तब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इंट्रोगेटिव के लिए एक दो एग्जाम्पल आइए देखते हैं, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल का अवलोकन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे कि क्या वह तुम्हें प्रतिदिन गणित पढ़ाता है? क्या वह तुम्हें प्रतिदिन गणित पढ़ाता है? ये हो गया। अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसके पहले सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करेंगे, इसके बाद सेंटेंस का वर्ब पता करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पता करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद तब कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचेंगे, तब जो कुछ बचता है लास्ट में जाएगा। इतनी सारी बातों को पहले हम अलग कर लेते हैं सेंटेंस से। जब ये सारी बातें अलग हो जाए, इनको हम पहचान लें, तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो, ये क्या दिया गया, इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड कहेंगे। ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। वह क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, कोई डाउट नहीं है। तुम्हें अब क्या है? अब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पता कर लिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब पता करेंगे। सब्जेक्ट वह दिया गया है, वह के द्वारा कौन सा काम हो रहा, पढ़ाने का, इसे सेंटेंस का वर्ब कहेंगे। और भी ग्रामर की भाषा में इसे बोलना चाहें तो इस सेंटेंस के वर्ब को हम अगर बोलना चाहें तो लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं। इसी को ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव भी कहा जाता है, लेकिन अभी ये समझिए कि मूल वर्ब है। इसी को लेक्सिकल वर्ब भी हम कह सकते हैं ग्रामर की भाषा में, लेक्सिकल वर्ब। यही लेक्सिकल वर्ब होता है जो मेन वर्ब होता है। अब इसके बाद यानी हमको सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया,
के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब समस्या क्या आती है, हम बार बार बताते आए हैं, अफर्मेटिव में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, नेगेटिव में भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आज इंट्रोगेटिव आप लोग पढ़ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में भी इसकी चर्चा हम करने चल रहे हैं। जब सेंटेंस का वर्ब पता चल जाए तो इसी वर्ब में हम दो प्रश्न कर लेते हैं अपने मन में। वर्ब जब दिया गया हो तो इसी वर्ब में हम दो प्रश्न कर लेंगे अपने मन में। पहला प्रश्न क्या करेंगे, पहला प्रश्न क्या लगाकर किया जाएगा और दूसरा प्रश्न किससे लगाकर। इसमें पहला क्या लगाएंगे अपने मन में और दूसरा किससे लगाएंगे। इससे जो भी उत्तर हमको मिले पूरे सेंटेंस में वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ छिपा हुआ है। तो क्या हुआ, पहले यहाँ से लेते हैं। क्या वह तुम्हें प्रतिदिन गणित पढ़ाता, हमको मिला क्या, तो क्या वह पढ़ाता है, ये लेगी वह मिल गया, वह मिला, पढ़ाता यानी सब्जेक्ट मिल गया और क्रिया मिल गई, वर्ब मिल गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिला तो इसमें दो प्रश्न कर लीजिए। वह पढ़ाता है, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ाता है, उत्तर क्या मिला, गणित पढ़ाता है, एक उत्तर ये मिल गया। तो जो उत्तर मिले, जो आंसर प्राप्त हो, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन उत्तर कहाँ से लेना है, वर्ब में लगा कर लेना है। वर्ब से जो उत्तर मिलेगा उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट एक क्या मिल गया, गणित। दूसरा प्रश्न करते, कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट दिया होता है। वह पढ़ाता है, दूसरा प्रश्न करेंगे किसे पढ़ाता है, आंसर मिला तुम्हें, एक ऑब्जेक्ट ये भी हो गया। कभी कभी ध्यान रखेंगे एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाता, कभी एक भी नहीं दिया होता। तो दिया रहेगा तो इसी से हम ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे, यही ऑब्जेक्ट तक पहुंचते थे। अब तीसरी बात देखिए, हम आपको बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे, फिर वर्ब के बारे में पता करेंगे। तो सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चला। अब अगला स्टेप चाहिए कॉम्प्लीमेंट। अब एक समस्या आपको ये हो सकती है कि आखिर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का एक मेजर कॉन्सेप्ट हम आपको अलग से भी बताएंगे, यहाँ थोड़ा सा अवलोकन कर दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहा जाता है। पूरक मतलब क्या होता है, जो पूरा करे। अब फिर बात आती है किससे पूरा करे, किसको पूरा करेगा। तो ध्यान रखेंगे, पूरा करने का कहा जाए तो कॉम्प्लीमेंट कभी कभी लिंकिंग वर्ब को पूरा करता है, यानी वर्ब को पूरा करता है। और अभी कभी कभी ये सब्जेक्ट का साथ दे करके सब्जेक्ट को पूरा करता है। तो एक बात तो तय है, अगर लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब मिल गया तो इसका मतलब है कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई शब्द हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना है, अगर ये लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब ना मिलता, केवल लिंकिंग वर्ब मिलता, तब उस कंडीशन में वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनने की संभावना है। आपके मन में बात आ रही होगी कि सर लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, लेक्सिकल वर्ब कह रहे हैं, क्या होता है। ध्यान देंगे, तो जब कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा हो तो जो करने का भाव उत्पन्न करता है, जो किया जाता है, उसी को हम मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या वर्ब कह लेते हैं। जैसे कहा जाए कि यह कलम है, तो दिस इज अ पेन बोलेंगे। अब यह कलम है यानी इस कलम के बारे में सूचना मिल रही कि यह कलम है, तो इज क्या हो जाएगा, इज को हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि आगे और कोई वर्ब नहीं मिल रहा। अब अगर कहें कि यह लड़का पढ़ रहा है, दिस बॉय इज रीडिंग कर देंगे, इज तब यही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और रीडिंग क्या होगा, मेन वर्ब बनेगा, मेन वर्ब कहा जाएगा। तो सेंटेंस में अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, हम आगे वर्ब चैप्टर में इसका सबका क्लेरिफिकेशन करेंगे। अभी आपको केवल ट्रांसलेशन के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उन्हीं सारी बातों को ध्यान रखिए। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसका विस्तृत अवलोकन, विस्तृत हम वर्णन करेंगे वर्ब चैप्टर में, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज ये ट्रांसलेशन के लिए केवल इतना जरूरी है और उसी सारी बातों को समझिए, नहीं तो अनावश्यक दिमाग चलने लगेगा। तो वह सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाता है वर्ब हो गया, क्या पढ़ाता है, गणित एक ऑब्जेक्ट गणित हो गया, किसे पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। प्रतिदिन क्या हुआ, टाइम को बता रहा है, टाइम को बता रहा है तो इसी को हम अदर कह देंगे, OTHER टाइम है, इसी को हम शॉर्टकट में अदर कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए रूल सामने है, सेंटेंस को आप लोगों ने तोड़ लिया। रूल है, रूल है सबसे पहले डू डज। अब इसी रूल पर हम सेंटेंस को रखने चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया, डू या डज दिया गया है। तो डू या डज दिया गया तो इसका मतलब पहले डू डज चाहिए हमको, डू या डज चाहिए। तो आइए देखते हैं डू या डज कहाँ दिया गया है। तो डू डज, क्या वह तुम्हें प्रतिदिन गणित पढ़ाता है, वह दिया गया है तो इसका मतलब है कि वह के साथ जब सेंटेंस में पहले ही बताया गया ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या लाना है, पहले डज को लाना होगा, DOES, क्योंकि
ही दिया गया, वह दिया गया, वह के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो डज हो गया। अब इसके साथ साथ क्या चाहिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो गया, ही। ठीक है, डज ही, इसको हम अच्छा लिख दे रहे हैं, स्पष्ट लिख दे रहे हैं। अब डज ही। अब इसके बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश टीच, TEACH, डज ही टीच हो गया, डज ही टीच। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। जब सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हुए, ध्यान रखेंगे, तो पहले हम लिविंग वाले को रख लेते हैं, इसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, नॉन लिविंग को रखते हैं, लिविंग को रखते हैं, नॉन लिविंग को रखते हैं। लिविंग मतलब क्या हुआ, पहले सजीव को रखेंगे, इसके बाद निर्जीव को रखेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट आता है, इसमें सजीव देखिए क्या है, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगा यू, यू मतलब तुम भी होता है, जब वर्ब के बाद आता है तो तुम्हें का अर्थ देने लगता है, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो टीच यू हो गया। अब इसके बाद गणित दिया गया, गणित की इंग्लिश क्या होगी, मैथमेटिक्स, MATHE, मैथ है, MATICS, मैथमेटिक्स हो गया। अब एक शब्द और बचा, प्रतिदिन की इंग्लिश हो जाएगा डेली, DAILY, इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। अगर इस व्यवस्था को बदलना चाहें, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में, नॉन लिविंग को पहले रखना चाहें, तो आप रख सकते हैं। तब क्या होगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट अगर दो दो हो, इसका दूसरा रूल क्या होता है, नॉन लिविंग को रखेंगे, इसके बाद टू लगाएंगे, तब लिविंग को भी हम रख सकते हैं। यानी इस विधि से भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है अगर दो ऑब्जेक्ट आए तो। अब यहाँ देखिए, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे, जैसे हो गया डज, DOES, इसके बाद ही, टीच हो जाएगा, TEACH, टीच मैथमेटिक्स, MATHE, फिर टू लगाएंगे, टू यू डेली, DAILY, ये हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट पहले रखा गया और नॉन लिविंग को बाद में रखा गया, टू का प्रयोग नहीं करना पड़ा। इसमें मैथमेटिक्स को पहले रख दिए, यानी नॉन लिविंग को हम पहले रख दिए, लिविंग को बाद में, सजीव वाले को बाद में लगा रहे हैं, तो इसलिए टू लगाना पड़ेगा, तब जा करके दोनों सेंटेंस सही होगा। कभी कभी एग्जाम में स्पॉटिंग एरर में दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि अगर सेंटेंस में टू दिया रहे, अगर सेंटेंस में नॉन लिविंग होता है पहले, लिविंग बाद में होता है, टू नहीं दिया होता, तो यही गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगर क्लास कर रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहीं पर अगर हम वह की जगह, सपोज करिए केवल ये कह दिया जाता कि वह की जगह हम यहाँ पर वह कर देते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कहा गया कि क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं। अब सेंटेंस को तोड़िए, इसमें भी सेंटेंस को तोड़ा कैसे जाएगा, क्या इंट्रोगेटिव हो गया और वह सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, पढ़ाते हैं ये वर्ब हो गया। प्रश्न करिए क्या पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, क्या या किसे से प्रश्न करेंगे तो क्या पढ़ाते हैं, वह क्या पढ़ाते हैं, आंसर मिला हिंदी, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। किसे पढ़ाते हैं, तुम्हें मिला, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब रूल हम आपको बताए थे, अभी ऊपर बताया गया था, डू या डज को पहले रखेंगे, रख दीजिए, इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर वर्ड को लाएंगे, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस रूल पर सेंटेंस को रख देना है। और अभी अभी हम आपको ये ऊपर समझाए ही थे कि जब सेंटेंस में ही रहेगा, सी होगा, इट होगा या सिंगुलर नाउन दिया रहेगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से आई दिया हो, बी हो, यू हो या दे, अथवा प्लूरल नाउन दिया रहेगा, प्लूरल नाउन जब दिया रहेगा तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। प्लूरल मतलब क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब एक से अधिक यानी बहुवचन। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हमको ट्रांसलेशन कर लेना है। सामने दिख रहा है, आइए देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे होगा इसका। ट्रांसलेशन में सबसे पहले दिया गया क्या वे,
ये सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमको डू या डज का चुनाव करना है। सब्जेक्ट वह की इंग्लिश होगा दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब लेके आ जाएगा, डू को लाएंगे, डू हो गया। इसके बाद रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है वह की इंग्लिश हो जाएगा दे, डू दे। इसके बाद फिर क्या होगा, डू दे। इसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब दिया गया पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश टीच हो जाएगा, TEACH, डू दे क्या, डू दे टीच। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट दिया गया तुम्हें और हिंदी, पहले हम लिविंग को ले लेते हैं। लिविंग का ट्रांसलेशन तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगा यू, इसके बाद हिंदी हो जाएगा HINDI, और कुछ दिया नहीं गया है, इंट्रोगेशन मार्क लगा के छोड़ देंगे। इसे चाहें तो दूसरी विधि से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया गया, डू पहले, इसके बाद दे, डू दे टीच, TEACH, हिंदी पहले ले लेते हैं, हिंदी के बाद टू लगाना पड़ेगा, यू करेंगे, यानी लिविंग और नॉन लिविंग का चक्कर है, लिविंग और नॉन लिविंग को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, जब लिविंग मतलब सजीव, सजीव वाले को पहले लिखेंगे, निर्जीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, टू नहीं लगाना पड़ेगा। और वही उसी क्रम में अगर निर्जीव को पहले लिख दिए, सजीव को बाद में लिखे, तब टू अवश्य लगाना पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही होगा। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का पहला रूल आप लोगों ने आज देखा। इस क्लास के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी क्या से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसका ट्रांसलेशन आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया। आज इतना ही, कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सेकंड रूल लेंगे कि अगर वाक्य में WH वाले शब्द रहेंगे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अभी इसमें आपको 2 रूल अलग से इसके अलावा भी पढ़ना है, तब जा करके आप टेंस का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करने के योग्य होंगे अच्छी तरह से। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।